See, this is by Anish Jung. Okay, the stories are by the author is Anish Jung. These are the ये दो stories ली गई हैं from the stories of stolen childhood. इसके अंदर होता क्या है I'll tell you. पहले let us know something about the author. Okay. Anish Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. तो अनीश जंग जो हैं उनके दोनों पेरेंट्स ऑथरस जो हैं उनके दोनों पेरेंट्स ही मतलब राइटर्स ही थे. She had been her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and a columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt. ये जो दो stories आप पढ़ने वाले हैं ये the following stories are excerpts from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. तो इन दो stories में किस बारे में उन्होंने बताया है? Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. ये दोनों stories जो हैं these are about poverty and child labor. These are about poverty as well as child labor. दोनों चीज़ों के बारे में इन दोनों stories में बताया गया है. And spring जो word use किया गया है, the lost spring. See, जितने भी seasons होते हैं जितने भी सीजन्स होते हैं उन सब में सबसे अच्छा सीज़न हम कौन सा मानते हैं? समर्स, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग. कौन सा सीज़न सबसे अच्छा मानते हैं हम लोग? स्प्रिंग को सबसे अच्छा सीज़न मानते हैं. स्प्रिंग मीन्स जो सीज़न विंटर्स के बाद आता है. सो द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग. उन्होंने एक बुक लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वहाँ से ये दोनों स्टोरीज़ ली हुई हैं. एंड इन स्टोरीज़ में बच्चों की जो ज़िंदगी होती है जिसमें कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा, सबसे सुहाना, सबसे प्लीजिंग जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड ही होता है किसी बच्चे के लिए. और वो जो टाइम है, वो जो फेज़ ऑफ लाइफ है, उसको स्प्रिंग से कंपेयर किया गया है. जिस तरह से स्प्रिंग का मौसम जो होता है, वसंत का मौसम होता है, सबसे ब्यूटीफुल होता है, सबसे अच्छा होता है, सबसे प्लेजेंट होता है, उसी तरह से किसी भी इंसान की लाइफ में या किसी की बच्चे की लाइफ में उसका जो बचपन है, चाइल्डहुड जो है वो स्प्रिंग के मौसम की तरह है. द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो सबसे अच्छा भी लगता है, प्लीजिंग टू सेंसेस. व्हेन अ चाइल्ड इज़ फ्री, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, वो फ्री लाइफ जी सकता है and feels safe and secure in the company of his or her parents. तो इस तरह से इस स्टोरी का नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है द लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट क्यों बोला गया है? बिकॉज इस स्टोरी में कहानी दिखाई गई है गरीब बच्चों की जो कि एक आम ज़िंदगी, एक आपकी तरह जो ज़िंदगी वो नहीं जी सकते हैं. उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम ग्राइंडिंग पॉवर्टी. और उनका जो बचपन है, उनकी जो इनोसेंस है, मासूमियत है, और जो सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो उनसे छिन गई हैं. एंड एट अ वेरी यंग एज ज़िंदगी ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत सारी मुसीबतें वो झेल रहे हैं अपनी लाइफ में. सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट. तो पहली जो स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ये एक स्टोरी है रैग पिकर की. किसकी स्टोरी है? रैग पिकर. रैग पिकर्स आपने देखे होंगे आपके घर के आसपास, जो कूड़ों के ढेर से या सड़क चलते हुए कोई लोहे का टुकड़ा मिल गया, कोई प्लास्टिक मिल गया, कोई ग्लास की बॉटल मिल गई, उनको उठा के अपने झोले में, कंधे पे झोला टांग के चलते हैं. ये जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, इसमें 5 साल से लेके 10 साल तक के, 12 साल तक के बच्चे होते हैं, जो रैग पिकर्स हम उनको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? rag pickers. The first part describes the plight of the rag pickers of सीमापुरी. सीमापुरी एक इलाका है, गरीब सा इलाका है, बस्ती का इलाका है जो कि दिल्ली में है. सीमापुरी इलाका किधर होता है? दिल्ली में होता है. लेकिन sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this?
ये नरेटर बोल रही है, वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. So narrator ने पूछा, okay, why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहेब whom I encounter means उससे उसका रोज़ मिलना होता है या रोज़ उसको देखना होता है, तो वो पूछते ही है उससे कि why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहेब whom I encounter every morning स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, जो हमारे नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस के मोहल्ले के इलाकों में लाइक वो कचरे में क्या खोजता रहता है, क्या ढूंढ रहा होता है, एज इफ ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड, ओके, इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड. तो आपने भी कभी देखा होगा ये जो रैग पिकर्स होते हैं, ये कचरे के ढेर में कुछ लकड़ी या कोई लोहे का सरिया लेके उस कचरे को रमेज करते रहते हैं, उसमें कुछ खोजते रहते हैं. रमेज का मतलब चीज़ों को उलट पुलट करना, कुछ खोजने के लिए उसके अंदर से. तो ये पूछती है व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब, ओके, साहेब से पूछती है. नाउ साहेब देखो, ये भी एक अपने आप में आयरॉनिकल चीज़ है कि ये जो रैग पिकर है, कचरे के ढेर में से कुछ लोहे, प्लास्टिक, कांच या कोई मेटल के टुकड़े उठाने के लिए जो दिन भर लगे रहते हैं, मारे मारे सड़कों पे फिरते हैं. कुछ लोग इनको मार के या पीट के भगा भी देते हैं, ये सोच के कि ये किसी चोरी के इरादे से आए हैं. तो ये उससे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस? ओके, आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. साहेब नाम है इसका. सो व्हाट एन आयरनी, नाम साहेब है. ओके, साहेब भी देखो, और इसका पूरा नाम जो है साहेब ए आलम है. साहेब ए आलम मीन्स एज इफ ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ओके, जबकि उसको पता ही नहीं उसके नाम का मतलब क्या है. नाम इतना बड़ा है उसका, और इसकी किस्मत देखो क्या है उसकी. लेट्स सी ना. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. तो साहेब का जो घर है वो ढाका में है, इन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. ढाका में कोई घास के मैदान होंगे, खेत होंगे, उनके बीच में उसका घर. घर मतलब कोई झोंपड़ी छोटी सी कुछ वैसी होगी. So set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the city where he now lives. तो घर छोड़े इसको बहुत टाइम हो गया, अपने घर से बहुत दूर है ये. उसका असल जो घर है वो ढाका के आसपास किसी फील्ड में, बहुत बड़े खेत में या किसी ग्रीन फील्ड में कहीं पे है उसका घर. There were many storms, वहाँ बहुत तूफान आते थे. His mother tells him that is why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो साहिब ने क्या जवाब दिया जब उससे पूछा गया why do you do this? तुम क्यों ये कचरे के ढेरों में क्या खोजते रहते हो, क्या तलाश रहे हो? सो वो कहता है मेरे पास कुछ और करने को नहीं है. He mutters looking away. Mutters means मन ही मन में बोलना. I have nothing else to do. क्या करूँ मैं, और मेरे पास कुछ और करने को नहीं है. गो टू स्कूल. तो ऑथर ने कह दिया उससे, मतलब एकदम कैजुअली बोल दिया, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. अब किसी के लिए एडवाइस देना बहुत आसान होता है, बिना उसकी मजबूरी को जाने. आप हर किसी को, यू कैन नॉट मेजर एवरीबडीज लाइफ, और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस ओके इन विच अ पर्सन माइट बी, और उसको एडवाइस दे देना बहुत आसान होता है. तो ऑथर ने बड़े आसानी से उसको कह दिया गो टू स्कूल. ओके, स्कूल क्यों नहीं चले जाते? तो जिस बच्चे के पास 2 टाइम के खाने के कुछ पैसे नहीं हैं, कुछ इंतज़ाम नहीं है उसके पास, उसके बॉडी पे कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं, पाँव में कोई चप्पल जूता नहीं पहना हुआ है जिसने, आप उसको एडवाइस दे रहे हो गो टू स्कूल, तो इट्स वेरी वेग. ओके, इट्स वेग, इट्स सेंसलेस, इट्स थॉटलेस, इट्स वेन, इट्स हॉलो. इस एडवाइस का कोई मीनिंग नहीं है. बहुत ही कैजुअली, बहुत ही आसानी से उसने कह दिया गो टू स्कूल. ओके, लेकिन ऑथर को भी रियलाइज हुआ कि उसने ऐसे ही कह दिया है, एंड इट्स सो हॉलो, इट्स सो मीनिंगलेस, द एडवाइस मस्ट साउंड. ओके, तो यहाँ इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग. तो उसने, मतलब उसको भी पता है कि वो मजाक में ही बोल रही है, तो भी उसने बोल दिया ऐसे ही, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तुम आओगे मेरे स्कूल में?
इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा मजाक उसने कर दिया उसके साथ। जिस बच्चे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहन के वो घूम रहा है, वो भी शायद किसी के हैंड मी डाउन क्लोथ्स हो सकते हैं, किसी ने उस पर दया करके दे दिए होंगे, ओके, एंड पाँव में कोई जूते चप्पल नहीं पहने हुए हैं, आप उसको स्कूल जाने की एडवाइस कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं स्कूल खोलूँगा तो तुम उसमें आओगे, हाफ जोकिंग, ओके, मजाक करते हुए ही। तो ये तो मजाक भी क्या हुआ, दिस इज़ लाइक मॉकिंग, ओके, दिस इज़ मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द चाइल्ड। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो ही सेज यस, उसने भी, बच्चे ने बोल दिया यस स्माइलिंगली, उसने तो सीरियसली लिया ही नहीं होगा, उसने भी कह दिया यस। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इस बच्चे का उस ऑथर से फिर से मिलना हुआ, कुछ टाइम बीत गया होगा, फिर से मिलना हुआ, तो उस बच्चे को याद था कि उसने मेरे को कहा था कि तुम मेरे स्कूल में आओगे पढ़ने के लिए। तो बच्चे ने पूछ लिया, इज योर स्कूल रेडी। इट टेक्स अ लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। तो ऑथर वॉज नॉट प्रिपेयर टू एनकाउंटर सच ए क्वेश्चन। तो ऑथर प्रिपेयर्ड नहीं थी इस बात के लिए कि वो बच्चा दोबारा उसके पास आके कभी पूछ लेगा, कि उस बच्चे को याद भी रहेगी ये बात कि उसने, ऑथर ने यह वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूँगा, तुम मेरे स्कूल में आओगे। और इस बच्चे को इत्तेफाक से देखो बात याद थी, तो उसने पूछ लिया ना। ऑथर के पास कुछ कहने को था नहीं, द ऑथर डिड नॉट हैव एनीथिंग टू से, फिर भी उसको तुरंत दिमाग में जवाब आया उसके। उसने फिर एक झूठ बोल दिया, शी सेड या इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिल्ड अ स्कूल। अरे स्कूल बनने में टाइम लगता है, स्कूल बनने में टाइम लगता है। एम्बैरेस्ड, अपनी बात पे शर्मिंदा होके उसने कहा, एम्बैरेसमेंट हो रहा था उसको, लेकिन फिर भी उसने टू सेव हर फेस कह दिया ऐसे ही, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिल्ड अ स्कूल। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। जब ऑथर ने स्कूल खोलने का वादा किया था, उसको भी पता था कि ये वादे में कोई आनी जानी नहीं है, ये वादा ऐसे ही झूठा है, झूठा प्रॉमिस है ये प्रॉमिस उसका पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं था ना, वो पूरा मतलब कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ कहने के लिए कह दिया था उसने कि आई विल ओपन अ स्कूल एंड इफ आई ओपन अ स्कूल विल यू कम। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। नाउ ये एक ऑथर की फिलोसफिकल थॉट है। शी सेज कि जिस तरह से मैंने एक वादा किया था, इफ़ आई ओपन अ स्कूल फॉर यू विल यू कम, बोला इस तरह के वादे तो दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से लोगों से ऐसे ही करते हैं, ओके, उनका उन वादों के पीछे कोई पूरा करने का मकसद ही नहीं होता है, ओके, तो मैंने भी एक प्रॉमिस कर दिया था, तो क्या हो गया इसमें, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट था, इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। Promises like mine abound in every corner of his bleak world. Okay, now this bleak world नहीं है, his bleak world कहने का मतलब ये जो बच्चा है, इसको तो बहुत से लोग कई तरह के सपने दिखाते होंगे कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरी ज़िंदगी में अच्छा हो जाएगा, हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे, ओके। तो ये जो बच्चा है, इसकी ज़िंदगी में तो ऐसे ही झूठे वादे बहुत से लोग करते रहते होंगे। सो द लाइन इज़, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak means hopeless, okay, जिसके chances बहुत कम हो, narrow. After months of knowing him, I asked him his name. तो ऑथर की मुलाकात इस बच्चे से अक्सर होती रहती थी, अक्सर होती रहती होगी, तो कुछ फेमिलियरिटी उनके बीच में हो गई थी, कुछ जान पहचान सी हो गई थी। तो अब ऑथर ने उससे उसका नाम पूछा। सो ही सेड साहिब ए आलम, क्या नाम बताया उसने अपना, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो इस बच्चे को अपने नाम का मतलब नहीं पता है कि उसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब ए आलम, आलम मीन्स दुनिया, यूनिवर्स। अगर उसको अपने नाम का मीनिंग पता होता तो वो भी ताज्जुब करता कि अरे मेरा ये नाम किसने रख दिया, ओके, इससे ठीक उल्टा तो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी वैसा नहीं है, ओके, कि मेरे लिए ये नाम सूटेबल हो या ये नाम मैं कैरी कर सकूं, तो ऐसी क्या ख़ास बात है मेरे में। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon.
तो दिन भर ये बच्चा जो है सुबह से लेके दोपहर तक यहाँ वहाँ फिरता रहता है, भटकता रहता है गलियों में, और कचरे के जो ढेर होते हैं उनको छानते रहते हैं, उनमें खोजते रहते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, कोई काम की चीज़। ओके, तो ही रोम्स विद द अदर बॉयज़ ऑफ हिज ओन एज, अपनी ही उम्र के जो आसपास के बच्चे हैं उनके साथ ये गलियों में, सड़कों पे, मोहल्लों में घूमते हैं। एंड दे रोम द स्ट्रीट्स ओके विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। ओके, एक आर्मी मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आर्मी का मतलब ये कोई वॉर पे नहीं जा रहे हैं। आर्मी मीन्स यहाँ पे ग्रुप हो गया। ओके, इनका जो झुंड है बच्चों का वो घूमते रहते हैं। बेयरफुट बॉयज़, बेयरफुट बिकॉज इनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल, वो तो लग्जरी है, वो कैसे हो सकता है, बेयरफुट ही इनको घूमना पड़ेगा। एंड दे रोम द स्ट्रीट्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जिस तरह से बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी सुबह सुबह दाना चुगने के लिए घरों की छतों पे आते हैं। ओके, या आपको गली मोहल्लों में कहीं पे दीवार के ऊपर कुछ बर्ड्स दिख जाएंगे, और जब दोपहर आती है तो वो कहीं कहाँ ओझल हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता होता है। उसी तरह से ये बच्चों का ग्रुप जो है सेम वैसे ही करता है। सुबह सुबह निकलते हैं गलियों में, यहाँ वहाँ घूमते हैं और खोजते हैं कोई सामान मिल जाए, कोई काम की चीज़ इनको, लोहा, प्लास्टिक, टिन, कुछ भी। एंड दोपहर आते आते पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो ऑथर ने शायद इनको बहुत गौर से इनके ऊपर ध्यान दिया होगा, आई मीन इनको नोटिस करते किया होगा। तो उस ग्रुप में जितने भी लड़के हैं उन सबके चेहरे इनको याद हो गए हैं कि हाँ ये लड़का, वो लड़का। नाम शायद सबका नहीं पता हो, लेकिन 5-6 लड़कों का जो ग्रुप होगा, या 10 होंगे, कितने भी हो सकते हैं, नॉर्मली 5-6 ही होते हैं। तो उन ग्रुप के सभी लड़कों का, या लड़की भी कोई है उसमें, सभी बच्चों का उनका चेहरा उनको याद हो गया ऑथर को ना। एक दिन उसने पूछ लिया उस बच्चे से, वाई आर्ट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहने हुए हैं? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी मदर ने चप्पल जो है अलमारी से ऊपर से उतार कर मुझे नहीं दी। ओके, even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो दूसरा लड़का वहाँ जो था ग्रुप में बोलता है, अगर उसकी मदर ने उसको दे भी दी तो भी वो कहीं पे फेंक देगा उनको। तो दूसरे लड़के के पाँव में जूते थे, लेकिन वो मैचिंग शूज़ नहीं थे। एक पाँव का जूता किसी और का मिला होगा, दूसरे पाँव में जूता किसी और का मिला होगा, उनको ही उसने पहन लिया है। वो भी उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि जूते मिल तो गए। कि वो अब कलर मैचिंग करेगा, साइज़ मैचिंग करेगा, वो इनकी पहुंच से बाहर है, दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। जूते मिलना ही बहुत बड़ी बात है। सो व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो ऑथर ने जब उसके जूतों के ऊपर कमेंट किया, बोला अरे ये क्या पहना है, लाल पीला जूता पहन रखा है, छोटा बड़ा या अलग डिज़ाइन का है। तो वो बच्चा बेचारा अपने पाँव को थोड़ा सा छुपाते हुए थोड़ा शर्मिंदा हो जाता, लेकिन कुछ कहता नहीं है। ही डिड नॉट से एनीथिंग। वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर इन ऑल हिज लाइफ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो ऑथर ने कहा कि मैंने कई बच्चों को देखा है गांव में, शहर में, पूरे देश भर में घूमते हुए, कि बच्चे जो हैं बिना जूते चप्पल के घूमते रहते हैं। और ये कोई हमेशा मतलब गरीबी की वजह से नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है इसीलिए वो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रेडिशन। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रेडिशन। उनका मानना है कि ये एक तरह से उनका रिवाज है कि वो ऐसा ही करते हैं, कि बस वो नहीं पहनना है तो बच्चों को नहीं पहनना है। I wonder if this is only an excuse to explain always a perpetual state of poverty. तो इस बात का जवाब ऑथर ने ये दिया कि शायद ये एक बहाना है, एक एक्सक्यूज़ है अपनी गरीबी को छुपाने के लिए, कि जो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, एक अनंत लंबे समय से चल रही पॉवर्टी, ओके, जो कि जनरेशन डाउन द जनरेशन जो पास होती हुई आ रही है, उसको छुपाने के लिए या उससे एक बचने का रास्ता इनको नज़र आ रहा है इस एक्सप्लेनेशन में कि नहीं, बच्चों को बेयरफुट रहना चाहिए वो, या फिर वो रह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके।